हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। चालो दिमान दिस साइड। और आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं डंपिंग के बारे में। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चैनल, देन दिस चैनल विल बी डेडिकेटेड टू ऑल द कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स who are pursuing their graduation or masters in commerce or preparing for any competitive exam like NTA, UGC NET, JRF exam और other TET exam। सो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग डंपिंग को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये जो डंपिंग का टॉपिक है ये आपका इकोनॉमिक्स के अंदर रहता है और पहले इससे इतने क्वेश्चंस कभी देखने को नहीं मिले, बट अब इस टॉपिक को थोड़ा रेलेवेंट माना जा रहा है और कंपैरेटिव में इससे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। सो आज इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ डंपिंग, मीनिंग से शुरुआत करेंगे। सो डंपिंग का मतलब क्या है? बेसिकली एक तरह का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। डंपिंग एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर कोई भी प्रोड्यूसर जो होता है वो अपनी होम मार्केट में किसी प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे सेल करता है और उसी प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्री में जो है लो प्राइस पे अवेलेबल करवाता है। तो ये जो सिचुएशन होती है, दिस सिचुएशन इज नॉन एज डंपिंग। इसको डंपिंग बोला जाता है। डंपिंग इज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर्स व्हेन अ कंपनी और अ कंट्री एक्सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट्स एट अ प्राइस लोअर देन इट्स डोमेस्टिक प्राइस। डोमेस्टिक प्राइस से कम प्राइस पर जब प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाया जाता है फॉरेन कंट्री में, तो इस सिचुएशन को डंपिंग की सिचुएशन बोला जाता है। और अगर आप और थोड़ा सा अलग अच्छे से समझना चाहते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल विद द हेल्प ऑफ अनदर वन मीनिंग, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाय अ कंट्री टू अनदर कंट्री एट अ प्राइस लोअर देन इट्स नॉर्मल प्राइस। जब एक्सपोर्ट किया जाता है किसी गुड्स को, किसी भी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज की हम बात करें, अपनी कंट्री में आप जो है उसको लो हाई प्राइस पे सेल कर रहे हो और दूसरी कंट्री में उसी प्रोडक्ट को बेसिकली आप कहो कि लो प्राइस पे आप उसको सेल कर रहे हो और अपनी कंट्री में उसको हाई प्राइस पे सेल कर रहे हो। तो जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो आपका जो प्राइस है वो लोअर है कंपैरेटिव टू द नॉर्मल प्राइस। नॉर्मल प्राइस से कम प्राइस पे आप उसको अवेलेबल करा रहे हो बाहर, ठीक है। दिस सिचुएशन इज नॉन एज डंपिंग। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या ये सिचुएशन सही होती है या नहीं होती। ऑब्वियसली इस सिचुएशन को कोई ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। रीज़न बिंग, क्योंकि जो आपकी कंट्री है जहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक नेगेटिव एक इम्पैक्ट वहाँ पर पड़ने की थोड़ी चांसेस रहते हैं, क्योंकि अगर आप कम प्राइस पे वहाँ अवेलेबल करवा रहे हो किसी प्रोडक्ट को, तो उनके खुद के जो प्रोडक्ट्स हैं या उनके खुद की जो मोनोपोली है वो हार्म होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी एक अच्छी नहीं मानी जा सकती। जैसे अगर मैं बात करूँ इंडिया में, अगर चाइना का माल आ रहा है, सामान आ रहा है और कम प्राइस पे अवेलेबल यहाँ करवाया जाए, तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो हार्म होंगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सिचुएशन हम इसे नहीं कह सकते। तो अब इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना होगा एंटी डंपिंग कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब एंटी डंपिंग कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली एज जो डंपिंग है, मैंने आपको बताया, ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक कंट्री है उसके प्रोडक्शन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी और उसकी सेल पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। तो इस डिस्टॉर्टिव इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ करेक्टिव एक्शंस उठाए जाते हैं, है ना। अब वो जो करेक्टिव एक्शंस उठाए जाते हैं वो क्या हो सकते हैं? वो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाती है कंट्री के ऊपर जो अपना प्रोडक्ट जो है कम प्राइस पे दूसरी कंट्री को अवेलेबल करवा रही है, ठीक है। तो एज डंपिंग इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस which can have a distortive effect on international trade. Anti-dumping is a measure to rectify the situation arising out of the dumping of goods and its trade distortive effects. What does it mean? कि anti-dumping क्या हुआ? एक मेजर है रेक्टिफाई करने का उस सिचुएशन को जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है किसी दूसरी कंट्री के ऊपर, ठीक है। अब इसके लिए किया क्या जाता है? अभी जैसे कि मैंने बताया, कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा दी जाती हैं। अब वो टैक्सेस भी हो सकते हैं या फिर आप कहो टैरिफ लगा दिया या कोटा थोड़ा सा फिक्स कर दिया, तो किसी ना किसी तरीके से उस चीज़ को रोकने की कोशिश की जाती है। तो थोड़ा सा समझते हैं व्हाट इज़ एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है ना। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द रिस्पेक्टिव इकोनॉमी, मैनी कंट्रीज इम्पोज ड्यूटीज ऑन प्रोडक्ट्स बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स हैव द पोटेंशियल टू अंडरकट द लोकल बिजनेसेस एंड द लोकल इकोनॉमी।
तो इस वजह से, इसी वजह से, क्योंकि वो मैंने आपको जैसे बताया कि लोकल बिजनेसेस और लोकल इकोनॉमी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दैट्स वाई वो क्या करते हैं, वो कुछ ड्यूटीज़ लगा देते हैं उस कंट्री के ऊपर जो कम प्राइस पे अवेलेबल करवा रही है, ताकि उसको वो जो प्रोडक्ट है, मतलब जो मार्जिन है वो उसको उतना ही पड़े, ताकि उसको थोड़ा सा ड्यूटी पे करना पड़ जाए। ठीक है, तो इस ड्यूटी को हम बोल देते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ तो ये इसीलिए किया जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, कोशिश रहती है गवर्नमेंट की कि ये सिचुएशन कम से कम अराइज हो या फिर ना ही हो, तो इसलिए कुछ ड्यूटीज़ इम्पोज कर दी जाती हैं। दीज ड्यूटीज़ में भी टैरिफ, दीज ड्यूटीज़ में भी यू कैन कॉल इट एज कोटा फिक्स कर दिया या टैक्सेस लगा दिए। ठीक है, अब जो WTO है, दैट इज योर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड यूरोपियन यूनियन दैट इज EU, ठीक है, वो कॉन्टीन्यूसली ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि डंपिंग की सिचुएशन अराइज अगर हो रही है तो किस तरह से उसको डिस्करेज किया जा सके। ठीक है, सो WTO एंड यूरोपियन यूनियन कॉन्टीन्यूसली टेक मेजर्स टू डिस्करेज द कंट्रीज फ्रॉम डंपिंग बाय इम्पोजिंग टैरिफ एंड टैक्सेस। तो वो टैरिफ और टैक्सेस लगा करके इसको रोकने की कोशिश करती हैं। अब थोड़ी सी बात करेंगे डंपिंग के टाइप्स के बारे में, तो फर्दर भी काफ़ी टाइप्स हैं, हम डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल डंपिंग क्या होती है। सो पहले बात करते हैं व्हाट इज़ कन्वेंशनल डंपिंग। जैसे जो कन्वेंशनल डंपिंग होती है, कन्वेंशनल डंपिंग रहती है पुरानी, हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल डंपिंग को कन्वेंशनल डंपिंग बोल दिया जाता है। ठीक है, कन्वेंशनल डंपिंग में क्या होता है, जो आपने समझा दैट इज सिंपल, आप उसको कह सकते हैं कि वो कन्वेंशनल डंपिंग है, जहाँ पर आप क्या करते हो, अपनी होम मार्केट में किसी प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे अवेलेबल करवाते हो और फॉरेन में उसी प्रोडक्ट को कम प्राइस पे अवेलेबल करवा रहे हो। ठीक है, तो वो कन्वेंशनल डंपिंग हो गया। अब जब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि भाई वो मीनिंग नहीं रहा, थोड़ा सा चेंजेस आप कह सकते हो, या मॉडर्न एक डेफिनेशन अगर मैं बात करूं, मॉडर्न तरीके से अगर डंपिंग हो रही है तो वो नॉन कन्वेंशनल डंपिंग हो गई। अब इसको अच्छे से समझने के लिए मैं कुछ टाइप्स की आगे बात करूंगी, वहां पर आप समझ पाओगे कि भाई मैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल को किस तरह से सेग्रीगेट कर रही हूँ। ठीक है, कन्वेंशनल क्या हुआ, जो अब तक आप समझ पा रहे हो व्हाट इज डंपिंग, कि जब आप होम मार्केट में हाई प्राइस रखते हैं और जो फॉरेन में जब अवेलेबल करा रहे हो तो लो प्राइस पे अवेलेबल करवा रहे हो। नॉन कन्वेंशनल में क्या होता है, सिचुएशन तो यही रहती है, लेकिन क्या होता है कि भविष्य में वो चेंज हो रही है। मतलब कभी अगर लो पे स्टार्टिंग में आप बाहर प्रोवाइड करा रहे हो तो भविष्य में जैसी सिचुएशन कुछ ठीक सी लग रही है और आपकी इमेज बिल्ट हो रही है, आप उसको हाई कर देते हो प्राइस को, तो डंपिंग की सिचुएशन ही रिवर्स कर जाती है वहाँ पर। ठीक है, तो अब बात करेंगे 4 तरह की डंपिंग के बारे में, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो हमारी जो 4 तरह की डंपिंग है, दैट इज फर्स्ट वन इज द इंटरमिटेंट, एंड इसी को हम बोल देते हैं स्पोरेडिक डंपिंग। सेकेंड वन इज योर प्रीडेटरी डंपिंग। थर्ड वन इज योर परसिस्टेंस डंपिंग, persistent dumping you can call it as, and the reverse dumping which is fourth one। तो ये 4 तरह की डंपिंग है, इन 4 तरह की डंपिंग को हमने समझना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन देखने को मिला, हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आगे, अभी जो भी क्वेश्चन हमने देखा एग्जाम में, तो एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंटरमिटेंट डंपिंग, या फिर इसी को हम बोल देते हैं स्पोरेडिक डंपिंग, भी इसी को बोल देते हैं। जब क्या होता है किसी कंट्री में, होम कंट्री की मैं बात करूंगी, होम कंट्री और होस्ट कंट्री को आप ऐसे समझ सकते हो, होम कंट्री हमारी हो गई, जैसे इंडिया है, इंडिया हमारी होम कंट्री होगी। अगर इंडिया कोई प्रोडक्ट बाहर अवेलेबल करा रही है कम प्राइस पे, तो इंडिया विल बी द होम कंट्री, और जहां अवेलेबल करा रही है दैट विल बी अ फॉरेन कंट्री और द होस्ट कंट्री। ठीक है, तो होम कंट्री और होस्ट कंट्री को इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो जब होम कंट्री में एक्सेस इन्वेंट्री हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री हो जाए, तो सेलर क्या करता है, गुड्स को बेचता है लो प्राइस पे फॉरेन में। ठीक है, अब ये सिचुएशन रेगुलर नहीं है कि भाई हर बारी ऐसा मतलब वो कर रहा है, मतलब एक इंटरवल पे बेच रहा है, नहीं। जब उसको लग रहा है कि मेरी कंट्री में ज़्यादा मतलब गुड्स हैं, तो उस केस में वो उसको बाहर अवेलेबल करवा देता है। ठीक है, तो रेगुलरिटी नहीं है इस तरह की डंपिंग में कि हमेशा ही वो ऐसा कर रहा है, जब एक्सेस हुआ तब इन्वेंट्री को उसने अवेलेबल करवा दिया, अदरवाइज ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई रेगुलरली वो इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, या कांस्टेंट डिमांड नहीं है यहाँ पर।
अब ये थोड़ी सी ओकेजनल नेचर की होती है। अब एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूँ तो या तो डायरेक्ट मीनिंग से आपसे पूछ सकते हैं या ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इनमें से कौन सी ओकेजनल नेचर की होती है, तो वो बिल्कुल गेस कर पाओगे कि ओकेजनल नेचर की कौन सी होती है। स्पोरेडिक डंपिंग या फिर इंटरमिटेंट डंपिंग को आप ओकेजनल नेचर की डंपिंग कह देते हो, है ना। उसके बाद बात करेंगे व्हाट इज प्रीडेटरी डंपिंग। अब प्रीडेटरी डंपिंग को हम प्रीडेटरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से लिंक करके समझ सकते हैं। मैंने प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पे क्लासेस डाली हुई हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स में भी उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके अलावा आपके कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में भी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो वो सारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज आप एक बारी पढ़ लें, देख लें, क्लासेस से कवर अप हो जाएगा। वहाँ पर हमने प्रीडेटरी प्राइसिंग को भी डिस्कस किया है। अब अगर किसी ने वो लेक्चर्स देखे हैं तो वहाँ से उन्हें पता चलेगा कि जो प्रीडेटरी प्राइसिंग है और जो प्रीडेटरी डंपिंग है वो कहीं ना कहीं एक जैसी सी ही है बिल्कुल। प्रीडेटरी प्राइसिंग में क्या होता था, हम लोग प्राइस को इतना लो रख देते थे कि हम लोग कंपटीशन को ही एलिमिनेट कर देते थे, कंपटीशन को ही खत्म कर देते थे। यहाँ पे भी वही किया गया है, ठीक है। हम सेल करते हैं गुड्स को फॉरेन कंट्री में, फॉरेन मार्केट में, इतने लो प्राइस पे हम कोशिश करते हैं कि अवेलेबल करवा दे कि कंपटीशन ही खत्म हो जाए। मतलब आपकी मोनोपोली अपनी कंट्री में तो है ही है, आपने बाहर भी इतना कम प्राइस रख दिया उसका कि आपकी मोनोपोली वहां भी थोड़ी थोड़ी बननी शुरू हो गई। तो आपका जो पर्पस रहता है दैट इज कि भाई एलिमिनेट कर दिया कंपटीशन को बिल्कुल ही। तो यहां से आप समझ सकते हैं प्रीडेटरी डंपिंग इज डन टू गेन असेस टू द फॉरेन मार्केट एंड एलिमिनेट द कंपटीशन, कंपटीशन को ही खत्म कर देना। और प्रेडेटरी जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी थी उसका भी यही एक ऑब्जेक्टिव था। थोड़ा सा गलत होता है वैसे, ये बिल्कुल कंपटीशन को ख़त्म नहीं करना चाहिए, बिकॉज सबको इक्वली थोड़ा सा एक रहना चाहिए, है ना, ऐसे सबको मिलना चाहिए। तो ये सिचुएशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में भी एक गलत सिचुएशन मानी जाती है, और प्रेडेटरी डंपिंग वैसे भी एक फेवरेबल सिचुएशन नहीं होती। वैसे तो डंपिंग ही फेवरेबल नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि WTO और यूरोपियन यूनियन रेगुलेट करते हैं इस चीज़ को, टाइम टू टाइम मेजर्स लेते हैं कि भाई कैसे इसको रोका जा सके, और टैक्सेस टैरिफ वगैरह लगा करके कैसे से कम किया जा सके। सो अब ये क्या करता है, मोनोपोली क्रिएट कर देता है, और ये थोड़ा सा परमानेंट नेचर का होता है। परमानेंट क्यों होता है, क्योंकि माइंड में लेके चल रहे हो कि भाई मुझे तो कंपटीशन को ही ख़त्म करना है, एलिमिनेट कर देना है, इसीलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं प्रोडक्ट को लो प्राइस पे लेकर। उसके बाद बात करेंगे व्हाट इज़ परसिस्टेंट डंपिंग। अब जैसे नाम से ही क्लियर है, परसिस्टेंट डंपिंग। परसिस्टेंस डंपिंग में होता क्या है, बेसिकली इट हैपन्स व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन द फॉरेन मार्केट। जो फॉरेन मार्केट में यार क्या होता है कि भाई कांस्टेंट डिमांड है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद डिमांड अराइज हो जा रही है वहाँ पर, है ना। अब थोड़े थोड़े टाइम के बाद डिमांड अराइज हो जा रही है, मतलब वहाँ पे कांस्टेंट डिमांड है, तो इसे परसिस्टेंट डंपिंग की सिचुएशन बोलते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में आपको लो प्राइस पे समय समय पे वहाँ पर प्रोवाइड करवाना ही करवाना पड़ेगा। ये मोस्ट परमानेंट नेचर की मानी जाती है परसिस्टेंट डंपिंग। और जो सेलर है वो कोशिश करता है, क्या कोशिश करता है कि मैं होम मार्केट से ही सारा हायर प्राइस रख कर अपना मार्जिन निकाल लूँ और थोड़ा कॉस्ट वगैरह निकाल लूँ, और फॉरेन में क्योंकि कांस्टेंट डिमांड है वहाँ पे तो लो पे ही उसे अवेलेबल करवाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा एक परसिस्टेंट डंपिंग हमारी हो गई। होप ये आपको समझ आ गया। जो की डिफरेंस है बेसिकली, अगर मैं मीनिंग में डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ यार कांस्टेंट डिमांड होती है किसी प्रोडक्ट की, ठीक है। फॉरेन मार्केट में कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को मांगा जा रहा है, कांस्टेंट डिमांड है, तो इसीलिए इसे आप परसिस्टेंट डंपिंग के सिचुएशन बोलते हैं। इनमें से परमानेंट कौन कौन सी होती है, परसिस्टेंट वाली परमानेंट होती है, और जो हमने अभी अभी डिस्कस करी प्रेडेटरी वाली वो भी परमानेंट नेचर की होती है। टेम्परेरी कौन सी होती है, जो हमने स्पोरेडिक डंपिंग किया, दैट इज योर ओकेजनल इन नेचर, ठीक है। तो लास्ट वन वी विल डिस्कस दैट इज योर रिवर्स डंपिंग। रिवर्स डंपिंग की बात करेंगे। अब रिवर्स डंपिंग क्या होता है, इट हैपन्स व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन द फॉरेन मार्केट इज लेस इलास्टिक। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय लेस इलास्टिक? लेस इलास्टिक मीन्स कि जैसे ही प्राइस में थोड़े चेंजेस आता है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में रिवर्स डंपिंग की सिचुएशन आ जाती है। इसमें सेलर क्या करता है, शुरू में तो लो प्राइस रखता है फॉरेन मार्केट में, और जैसे ही मार्केट थोड़ी मजबूत हो जाती है और उसका प्रोडक्ट भी काम करना शुरू कर देता है बाहर भी, तो वो क्या करता है, उसके प्राइजेस को बढ़ा देता है फॉरेन मार्केट में भी। मतलब अपनी कंट्री में तो ले ही रहा है हाई प्राइस, वो फॉरेन में भी उसके प्राइस बढ़ा देता है, फॉरेन मार्केट में भी। तो इस सिचुएशन को हम रिवर्स डंपिंग की सिचुएशन बोलते हैं। इसको रिवर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि लो से वो हाई की तरफ आ जाता है ना, प्राइस को बढ़ा देता है। फाइन।
तो ये जो रिवर्स डंपिंग की सिचुएशन है ये थोड़ी सी नॉन कन्वेंशनल डंपिंग में चली गई आपकी, और ये नॉन कन्वेंशनल का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो होप आपको चारों तरह की डंपिंग अच्छे से क्लियर हो गई। आप एक दो बार इस क्लास को लगा लेना तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट भी है तो एक दो बार इस लेक्चर को दोबारा देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है दैट इज आस्क्ड इन एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम, तो इसको डिस्कस करते हैं, है ना। आप भी कोशिश करो कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्टांस ऑफ नॉन कन्वेंशनल डंपिंग, इनमें से कौन सा नॉन कन्वेंशनल डंपिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। वैसे तो इसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आंसर बोल के हटी हूँ पिछली स्लाइड पे कि स्पोरेडिक डंपिंग तो हो नहीं सकता क्योंकि वो थोड़ी ओकेजनल नेचर की होती है और वहाँ पे लो ही प्राइस रखा जाता है। प्रीडेटरी में कंपटीशन ख़त्म करने के लिए आप लो ही रखते हो, ठीक है। परसिस्टेंस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस डिमांड है और वहाँ पर कॉन्स्टेंट डिमांड है, हो रही है थोड़े थोड़े टाइम के बाद डिमांड, तो आपको कम प्राइस पे अवेलेबल करवाना पड़ रहा है। रिवर्स डंपिंग एक ऐसी सिचुएशन है जो नॉन कन्वेंशनल डंपिंग का एग्जाम्पल हम कह सकते हैं इसे। क्यों? क्योंकि शुरुआत में तो आप कम प्राइस चार्ज कर रहे हो, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ी मजबूत होती है तो उस केस में आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो। तो रिवर्स डंपिंग विल बी योर राइट आंसर हियर। एक दो बार ये क्लास लगा लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे बेसिकली होता क्या है, हम लोग जो भी स्लाइड्स डिस्कस करते हैं यहाँ पर, मैं वहाँ पर उसे शेयर कर देती हूँ और उसके अलावा हम थोड़ा बहुत और कंटेंट वहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी मैं कुछ अपडेट धीरे थोड़ा थोड़ा समय के बाद में वहाँ पे अपडेट करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, तो आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जैसे ही कुछ भी नया कंटेंट में डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन साथ ही मिल जाए। आप लाइक और शेयर भी कर सकते हो। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ ग्रेट डे अहेड।